हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित यहाँ पर जानकारी के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? सही विकल्प यहाँ पर पंचायती राज्य मंत्रालय होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। देखिए प्रश्न है, बैगा जनजाति के लारू काज अनुष्ठान में फुलेरा किसे संदर्भित करता है? ऑप्शंस है, कलाई पर बांधा जाने वाला पवित्र धागा, बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्तियों की गठरी, समारोह में प्रयुक्त एक विशेष लकड़ी का दंड, देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मिट्टी की मूर्ति। बैगा जनजाति में लारू काज अनुष्ठान में फुलेरा किसे संदर्भित करता है? यहाँ पर बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्तियों की गठरी होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है और यह सुअर बलि से संबंधित एक प्रारंभिक अनुष्ठान है। याद रखिएगा, फुलेरा पूछा जा रहा है। बैगा जनजाति के लारू काज अनुष्ठान में फुलेरा किसे संदर्भित करता है? बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्तियों की गठरी सुअर बलि से संबंधित यह एक प्रारंभिक अनुष्ठान है जो कि किसी विशेष बीमारी या फिर कुछ विशेष अवसरों पर इसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पद्मश्री से सम्मानित सैली होलकर ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है? महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल शिक्षा यहाँ पर है। यहाँ पर सही होगा विकल्प बी, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उद्यमिता। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की आधारशिला बनाता है? अब यहाँ पर देखिए संशोधन दिया गया है। 1971 का 24वां संशोधन, 1977 का 43वां संविधान संशोधन, 1992 का 73वां संशोधन या फिर 1986 का 54वां संशोधन। यहाँ पर 1992 का 73वां संशोधन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73वां संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, इसे लागू कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1993 से ये लागू होता है। ठीक है, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया था, जिसमें ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, ग्राम सभा की जो परिभाषा है ये अनुच्छेद, ग्राम सभा की परिभाषा, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 243 बी में वर्णन है इसका। ठीक है, और ये जो ग्राम सभा है इसका जो भाग है, अगर हम भाग की बात करें तो भाग 9 में इसकी बात की गई है। प्रश्न है, कृषि आधारित सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? भूस्वामित्व एवं कृषि पर आधारित एक पदानुक्रम, औद्योगिक श्रम एवं शहरीकरण पर जोर, विदेशी व्यापार पर पूर्ण निर्भरता, लोकतांत्रिक वर्ग संरचना। कृषि आधारित सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? भूस्वामित्व एवं कृषि आधारित एक पदानुक्रम होगा, यहाँ पर फर्स्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, ग्रामीण समाज में ग्राहक संरक्षक द्वितीय संबंध का वर्णन करने के लिए जजमानी प्रणाली शब्द किसने गढ़ा? एम.एन. श्रीनिवास, एल.पी. विद्यार्थी, डी.पी. मुखर्जी, विलियम वाइजर। तो देखिए जजमानी शब्द किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। देखिए स्टेटमेंट में इस तरीके से पूछेंगे आपको, जितने भी क्लास में फैक्ट्स बताए जाते हैं इनके नोट्स बना लिया करिए। सबसे पहले बात की जाए जजमानी व्यवस्था की, किसने बात की या जजमानी व्यवस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो इसमें विलियम वाइजर का ही नाम आएगा। ठीक है, विलियम वाइजर का ही नाम आएगा। इनका अध्ययन कहाँ पर रहा था? करीमपुर गांव पर। ठीक है, करीमपुर पर था। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है गांव करीमपुर, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया था। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम है, 1936 में यह पुस्तक आती है। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को क्या कहा था? जजमानी व्यवस्था प्रकार्यात्मक संस्था है। ठीक है, याद रखिएगा जजमानी व्यवस्था प्रकार्यात्मक संस्था इस तरीके से पूछा जाता है। किसका कहना है? वाइजर का कहना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का एक प्रमुख कार्य है? संसदीय चुनाव कराना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख कार्य पूछा जा रहा है। यहां पर सही क्या होगा? ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम स्तर पर विकास के कार्य जैसे सड़कें, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन करना आ जाएगा। सरकारी जो योजनाएं होती हैं जैसे कि मनरेगा, स्वच्छ भारत और भी, इन सभी को लागू करना है। ठीक है, ग्राम सभा और पंचायत की जो बैठकें होती हैं उनका भी संचालन, उनका भी आयोजन इसका पंचायती राज प्रणाली का एक प्रमुख कार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, मजदूर मंजिल नामक मॉडल परियोजना का विकास किसने किया? एसके डे, नेहरू, गांधी, अंबेडकर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? मजदूर मंजिल मॉडल परियोजना को देने वाले कौन है? एसके डे हैं। ठीक है, एसके डे हैं। ठीक है, और ये पंचायती राज व्यवस्था के प्रारंभिक वास्तुकार माने जाते हैं। याद रखेंगे आप, पंचायती राज व्यवस्था के प्रारंभिक वास्तुकार इन्हें माना जाता है। ठीक है, इन्होंने गांव के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और जो योजनाएं हैं रोजगार से संबंधित उसके निर्माण के लिए कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के मध्य संबंध कहलाता है ग्रामीणता, ग्रामीण नगरीय सातत्य, नगरीकरण, ग्रामीण नगरीय भेद। ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के मध्य संबंध को हम क्या कहेंगे? ग्रामीण नगरीय सातत्य। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं? ऑप्शंस 4 हैं यहाँ पर। आदिवासी, वन्य और ग्रामीण लोगों का अध्ययन, भूमि एवं कृषि से संबंधित समस्याएं एवं संरचनाएं, ग्रामीण जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, झुग्गीवासियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रामीण समाजशास्त्र, इसके जनक कौन थे? ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन थे? रॉबर्ट रेडफील्ड थे। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड थे ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक। आदिवासी जनजातीय समाज की अगर हम विशेषताएं या जनजातीय समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। जनजातीय समुदाय की एक प्रमुख विशेषता निश्चित भूभाग होना है, उनका एक विशिष्ट नाम होता है, हम की भावना पाई जाती है,
अंतर्विवाही समूह है। युवागृह इसमें देखने को मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था होती है, इसमें जो भी निर्णय हैं ये बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। सामान्य भाषा होती है, सामान्य भाषा का ये प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो विकल्प सही होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। आदिवासी, वन और ग्रामीण लोगों का अध्ययन, भूमि एवं कृषि से संबंधित समस्याएं एवं संरचनाएं, ग्रामीण जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? योगेश अटल, ब्रजराज चौहान, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इंडियन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? इंडियन सोसाइटी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यहाँ पर श्यामा चरण दुबे यानी कि एस.सी. दुबे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक पे, ठीक है, इस पुस्तक में एस.सी. दुबे ने किस किस के बारे में वर्णन किया है? तो अगर हम बात करें भारतीय समाज की जो पारंपरिक संरचना है, भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना, इसमें जैसे कि हम बात करें जाति व्यवस्था की, ग्राम की, परिवार, धर्म, इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक जो प्रमुख अध्ययन है जिसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में बात की है, आधुनिकीकरण, नगरीयकरण व सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में निरंतरता व जो होने वाला परिवर्तन है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और इनका ग्रामीण भारतीय पर या भारतीय गांव पर गहन अध्ययन रहा है। ठीक है, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी आई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विचारक उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? स्पेंगलर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन। यहाँ पर ऑप्शंस है। उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा स्पेंगलर। ठीक है, स्पेंगलर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, चक्रीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया था? 8 सभ्यताएं। ठीक है, विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। और एक प्रश्न इस तरीके से भी आता है, याद रखिएगा, टॉयनबी ने। ठीक है, टॉयनबी ने कितनी सभ्यताओं का किया था? 21 सभ्यताओं का। 21 सभ्यताओं का अध्ययन किसका है? टॉयनबी का है। 8 सभ्यताओं का जो अध्ययन है वो किसने किया है? स्पेंगलर ने किया है। इसे याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, प्रश्न है, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक जाति के सदस्य उच्च स्थिति जाति के अनुष्ठानों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं? यहाँ पर प्रक्रियाएं या अवधारणाएं दी गई हैं। पर संस्कृतिकरण, उपनिवेशवाद, धन निरपेक्षीकरण, संस्कृतिकरण। बताइए इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण होगा, संस्कृताइजेशन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। न केवल संस्कृतिकरण बल्कि धन निरपेक्षीकरण की भी अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने ये
कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। संस्कृतिकरण की बात इन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में किया है, जो कि ये पुस्तक उनकी 1952 में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस धर्म में 5 KS प्रतीक हैं? ठीक है, हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सिख होगा। ठीक है, सिख यहाँ पर होगा, सिख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 5K की, तो यहाँ पर केश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कड़ा जो सिख धारण करते हैं, कंघा, ठीक है, और कृपाण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज की क्लास में जो प्रश्न है ये MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रश्न उन्हीं को कराया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक विचारक ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलम सिद्धांत दिया है? विल्फ्रेडो पैरेटो, ओसवाल्ड स्पेंगलर, अर्नोल्ड टॉयनबी, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी है? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी पुस्तक है? सोरोकिन की है। ठीक है, सोरोकिन की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सोरोकिन ने संस्कृति के 3 प्रकार भी बताए थे, ये भी याद रखिएगा। संस्कृति के सोरोकिन ने 3 प्रकार बताए थे। पहले जो इन्होंने संस्कृति की बात की थी, ये आदर्शात्मक संस्कृति है, आदर्शात्मक संस्कृति। इसके अलावा दूसरी जो संस्कृति की बात इनके द्वारा की गई है, ये है इंद्रिय परक संस्कृति। ठीक है, इंद्रिय परक संस्कृति, या इसे भौतिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंद्रिय परक संस्कृति है। और दूसरी यहाँ पर क्या होगी? थर्ड। ठीक है, ये है आदर्शवादी संस्कृति। आदर्शवादी संस्कृति। और इनके सिद्धांत को, ठीक है, इनके सिद्धांत को आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलम। आपको बताया गया है कई बार उतार चढ़ाव का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पैरेटो का यहाँ पर अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है, ये सामाजिक परिवर्तन से ही संबंधित है। स्पेंगलर के बारे में, टॉयनबी के बारे में, विश्व की जो 21 सभ्यता का अध्ययन है वो टॉयनबी ने किया था, और विश्व की जो 8 सभ्यता का अध्ययन है वो स्पेंगलर द्वारा किया गया, अभी आपको यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण शब्द का विशेष रूप से क्या अर्थ है? गांव की अर्थव्यवस्था के भीतर वंशानुगत व्यवसाय, व्यापार के माध्यम से भारतीय समाज में एकीकृत विदेशी जनजातियां, क्षेत्र और भाषा द्वारा पहचाने जाने वाले स्थानीय नातेदारी समूह, कार्य के आधार पर समाज का 4 श्रेणियों में विभाजन। यहां पर सही क्या होगा? कार्य के आधार पर समाज का 4 श्रेणियों में विभाजन होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने स्त्रीकरण के लोगों को विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानताओं के रूप में परिभाषित किया है? मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, एंथोनी गिडेंस, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मैक्स वेबर की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का बहुआयामी या त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित बहुआयामी सिद्धांत किसका है, या अगर हम कहें त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? 3 आयाम जो इन्होंने बताए थे, ये आर्थिक है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। ये इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। अर्थ से इन्होंने वर्ग की बात की थी, राजनीतिक में दल और सामाजिक में परिस्थिति। तो वर्ग, दल, परिस्थिति इस तरीके से भी पूछा जाता है, और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक इस तरीके से भी पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा? और पार्सन्स की बात करें तो जो स्ट्रैटिफिकेशन की बात इन्होंने की थी, इन्होंने
सामाजिक व्यवस्था में बताया था, उच्च व्यक्ति का उच्च निम्न क्रम विन्यास में होने वाला विभाजन। सामाजिक स्थिरीकरण से तात्पर्य है सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के बीच में उच्च निम्न क्रम विन्यास में होने वाला विभाजन, उसको ही हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, पार्सन्स का ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर सही होगा एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिडेंस का कहना था कि असमानता केवल व्यक्तिगत नहीं होती है बल्कि सामाजिक संरचनाओं में भी यह देखने को हमें मिलती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमें आगे हस्तांतरित होते हुए देखने को मिलती है। ठीक है, यह जो असमानता है वो केवल व्यक्तिगत नहीं होती है बल्कि सामाजिक संरचनाओं में भी ये समाहित है, जो कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। यहाँ पर एंथोनी गिडेंस होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक नहीं है? यह समाज की एक विशेषता है, ना कि केवल व्यक्तिगत लक्षण। यह सांस्कृतिक मान्यताओं या विचारधाराओं द्वारा समर्थित है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे रहता है। यह प्रत्येक पीढ़ी के साथ यादृच्छिक रूप में बदलता है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यह प्रत्येक पीढ़ी के साथ यादृच्छिक रूप में बदलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रगति का तात्पर्य केवल दिशा नहीं बल्कि किसी अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है? मैकेवर एंड पेज, E.S. बोगार्डस, F.G. बेली, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैकेवर एंड पेज ने प्रगति की तुलना, याद रखिएगा, प्रगति की तुलना गिरगिट से की थी। ठीक है, प्रगति की तुलना गिरगिट से की थी। किसने? मैकेवर एंड पेज ने। ठीक है, एक प्रगति से जुड़ी हुई परिभाषा है वॉर्ड की, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। प्रगति मानवीय सुख में वृद्धि करती है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, किसने परिभाषित किया? तो किसने किया है प्रगति को इस तरीके से परिभाषित? वॉर्ड ने किया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? M.N. बसु, C.M. मोजर, हिसन पाओ यंग, गुड एंड हॉट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएं आप। सही आंसर बताएं, सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बताएं पहले सही क्या होगा। आप लोग आंसर करिए तब तक। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। किसका कहना है? C.M. मोजर का। ठीक है, C.M. मोजर का कहना है कि साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर C.M. मोजर ऑप्शन बी होगा। और ये वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में किया था। अब साक्षात्कार से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है। यह किसका कहना है? तो याद रखिएगा, स्टेनर क्वायले, ये कराया जा चुका है। स्टेनर क्वायले का यह कहना है
ठीक है, किसका कहना है? स्टेनर क्वेले का कहना है। साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो याद रखेंगे आप, गुडे एंड हॉट ने। ठीक है, गुडे एंड हॉट के द्वारा कहा गया है कि साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया है। साक्षात्कार सामाजिक शोध की श्रेष्ठतम विधि है, बेस्ट मेथड है। इंटरव्यू को किसने कहा है सोशल रिसर्च का बेस्ट मेथड किसने कहा है? लुंडबर्ग ने। ठीक है, लुंडबर्ग ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं, स्टेटमेंट है, हम कह लें, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है, ये किसका कहना है? ये कहना है स्टेनर क्वेले का। साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? गुड एंड हॉट। साक्षात्कार सामाजिक शोध की श्रेष्ठतम विधि है, बेस्ट मेथड है, ये लुंडबर्ग का कहना है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर सीएम मोजर है। आगे देखिए, प्रश्न है मानव चेतना स्वत्व और क्रिया का विशिष्ट समाजशास्त्रीय विवरण है, किसने विकसित किया? हर्बर्ट ब्लूमर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा बताइए। एंड आपका जो एग्जाम्स है, अभी भी बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, मैसेज करके भी पूछ रहे हैं कि यूपी पीजीटी का जो एग्जाम है ये अगस्त लास्ट में होगा कि नहीं, जो कि आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी कि अगस्त लास्ट में ये परीक्षा आपकी होगी। देखिए, आपको पढ़ना बराबर ही है। ठीक है, पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है, आयोग का भरोसा नहीं है। फिलहाल वो जितने भी उसने नोटिस जारी की है सबको ही उसने कैंसिल किया है, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, कई चैनल्स पर ये बताया गया, आपने देखा भी है, आप पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये जो परीक्षाएं हैं, जैसे मुझे भी पता चला है, जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, उनकी ज़्यादातर सही रहती है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये अक्टूबर नवंबर जाएगा। अगर अक्टूबर नवंबर में हो गई तो ठीक है, या फिर आपके 2026 में भी ये परीक्षा हो सकती है, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको पढ़ाई करनी है। 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त तक आपका जीआईसी का आएगा। ठीक है, जीआईसी का आ जाएगा फॉर्म, एंड जीआईसी में क्या है, बीएड को लागू कर दिया गया है। ठीक है, बीएड लागू है, जिनके पास बीएड होगा वे ही जीआईसी के लिए फॉर्म आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। पहले बीएड इसमें लागू नहीं था, एमए मांगा जाता था। 10 अगस्त तक ये आ जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, और 10 अगस्त तक ही जीडीसी में, ठीक है, 10 अगस्त तक ही जीडीसी का भी फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आती है, जिसमें नेट या पीएचडी को मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन ये होती है, वे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जीडीसी के लिए। तो आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्बर्ट मीड ने सेल्फ का जो डेवलपमेंट है, स्व का जो विकास है, सेल्फ का जो विकास है, ये कहाँ पर होता है? समाज में होता है। ठीक है, सेल्फ का जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी में होता है, समाज में होता है, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा कहा गया था। और स्व का विकास ही, ठीक है, स्व का विकास ही समाजीकरण है, ये भी इनके द्वारा ही, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा ही बात कही गई है। इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की पहचान की है? 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। राइट, यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्होंने बताया था। ठीक है, सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। मैक्स वेबर ने। और सामाजिक क्रिया की बात मैक्स वेबर ने द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी की थी। ये जो उनकी पुस्तक 1925 में आती है। इसी पुस्तक में सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार उन्होंने बताए थे। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहली सामाजिक क्रिया की अगर हम बात करें तो पहली सामाजिक क्रिया इनकी क्या हो जाएगी? तार्किक सामाजिक क्रिया। ठीक है, तार्किक सामाजिक क्रिया है, तार्किक सामाजिक क्रिया हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी इनकी मूल्यांकनात्मक।
तीसरी हो जाएगी भावात्मक सामाजिक क्रिया, और चौथी हो जाएगी इनकी परंपरागत सामाजिक क्रिया। ये 4 प्रकार हैं और ये 4 क्रम में लगाने को आते हैं, तो आप क्रम में याद करेंगे। तार्किक सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, भावात्मक सामाजिक क्रिया और परंपरागत सामाजिक क्रिया। ये 4 प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये किसके द्वारा बताई गई हैं? मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, द थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर, रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, SF नाडेल, रॉबर्ट मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस है। द थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? द थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर ये किसकी बुक हो जाएगी? SF नाडेल की है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। इन्होंने इनके अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो भूमिका जाल का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये इनके द्वारा दी गई है। इसके अलावा संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका की बात की है इन्होंने। संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका की जो बात है वो किसने की है? नाडेल ने की है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण क्या है? प्रतिवेदन लेखन, शोध समस्या का स्पष्टीकरण, परिकल्पना, साहित्य की समीक्षा यहाँ पर दिया गया है। वैज्ञानिक शोध का पहला चरण क्या होता है? शोध समस्या का स्पष्टीकरण। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया? दलित अधिकारों के लिए मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अभियान, श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांग, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए हरिजन आंदोलन। अस्पृश्यता का अंत ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 17 ये आता है प्रश्न। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। दलित अधिकारों के लिए मंदिर प्रवेश सत्याग्रह है और 1930 में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन या नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की शुरुआत की थी। याद रखिएगा 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, या पूछा जा सकता है नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, कब की अंबेडकर जी ने? तो 1930 में की थी। ठीक है, 1930 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था दलितों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश दिलाना और जो हिंदू धर्म में जो ऊंच नीच का जो हम कहें असमानता है उसका विरोध करना था। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।